डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूटी में है, तो इसमें अब जो पोर्शन रह गया है उसको कवर कर लेते हैं। पिछले में हमने हर्ट पढ़ा और फिर हमने ये देखा कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के प्रोविजंस कहाँ कहाँ हैं और उनकी पनिशमेंट हर्ट की कहाँ दी हुई है, ग्रीवियस हर्ट की कहाँ दी हुई है। और फिर से थोड़ा सा ब्रीफली जल्दी मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको जहन नशीन हो जाए, फिर से ताज़ा हो जाए हमारे दिमाग में। वो हमने ये पढ़ा कि ये जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के प्रोविजंस हैं ये सेक्शन 319 से लेकर के सेक्शन 338 तक हैं। तो 319 से 338 तक है। और फिर हमने देखा कि वो कैसे 319 में हर्ट है डिफाइंड, 320 में ग्रीवियस हर्ट है। और फिर इसी तरह हमने डेफिनेशन देखी, 3 सेक्शंस इधर 3 उधर, हर्ट और डेफिनेशन ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। फिर इससे एक सेक्शन जुड़ा हुआ है कि कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ डेंजरस वेपन्स और मीन्स by using dangerous weapons or means। Similarly grievous hurt के बारे में ऐसे provisions है और ये दोनों के बारे में एक overriding और guiding section है जो इधर hurt में 334 है, इधर 335 है और वो दोनों section जुड़े हुए हैं आगे provisos से, जो exception 1 है section 300 का उसके proviso से, और इन दोनों में दिया हुआ है mitigating factor अगर hurt या grievous hurt upon grave and sudden provocation कराया जाए। आप अब डिस्कस कर लेते हैं ग्रीवियस हर्ट का प्रोविजन। क्योंकि ग्रीवियस हर्ट जो है हर्ट ही है एक किस्म का, इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए पहले ग्रीवियस हर्ट के लेकर सेक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए हमने 320 देखा था 19 में, वो है 320 है और 320 डिफाइंस ग्रीवियस हर्ट। ये डेफिनेशन है इसकी, ग्रीवियस हर्ट कैसे होता है, सॉरी क्या होता है ग्रीवियस हर्ट। देन एक और सेक्शन है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये दूसरा सेक्शन है। ये डिफाइन करता है कि वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कैसे कॉज किया जाता है, वो है सेक्शन 322 ऑफ कोर्स, क्योंकि एक सेक्शन छोड़ के है। और फिर पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट जो है वो 324 में है ऑब्वियस, सॉरी 24 में, तो 23 और 24 में वो है 25 में है। और फिर इसी के साथ है अगर ये किया कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, तो ये 326 में है। ये प्रोविजन है ग्रीवियस हर्ट के। अब हम ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं। 320 ग्रीवियस हर्ट को कैसे डिफाइन करता है। हमने याद किया 319 में हमें पता है हर्ट डिफाइंड है कि whoever causes bodily pain, disease और infirmity, इन तीनों में से एक चीज़ किसी ने कॉज की तो ये समझा जाएगा कि उसने क्या हर्ट कॉज किया। तो ग्रीवियस हर्ट 8 तरीके की इंजरीज का नाम है। इसमें ज़रा बारीकी से समझिएगा। 8 इंजरीज को रिकॉग्नाइज किया है सेक्शन 320 ने। सेक्शन अभी इसमें मैं नोट कर लेता हूँ, सेक्शन 320 ये कहता है, देखिए इसकी जब आप ड्राफ्टिंग में देखेंगे इसकी वर्ड ओनली यूज़ हुआ है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली, ये हर्ट ही हैं वो सारे, मगर वो आइडेंटिफाइड हैं सारे हर्ट्स में से कि ये ग्रीवियस हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, मगर सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। सिंपली यहाँ भी यही है, सारे ग्रीवियस हर्ट ही हैं, हर्ट में से निकाले हुए अलग से हैं, लेकिन सारे हर्ट ग्रीवियस नहीं हो सकते। तो द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस। तो 8 तरह के हर्ट्स को कहा गया कि वो ग्रीवियस हैं। वो मैं जल्दी मेंशन कर देता हूँ, उसमें टाइम जाएगा, क्योंकि हालांकि ये बैरक में आप देख सकते हैं। नंबर 1 इज इमैस्कुलेशन। Emasculation gender based है, it is only related to males, depriving any male person of his gender, emasculation. Number 2 is permanent privation of sight of either eye. Third is permanent privation of hearing of either ear, hearing power से deprive करना, but permanent word use हुआ है।
परमानेंट यहाँ पे 320 में परमानेंट मीन्स इरिवर्सिबल, इट मीन्स इरिवर्सिबल। आगे सेक्शन में एक जगह क्लियरली लिखा हुआ है जो एसिड अटैक के केस में कि परमानेंट डज नॉट मीन इरिवर्सिबल। तो यहाँ परमानेंट का मतलब तो लिटरल इंटरप्रिटेशन लेना पड़ेगा। सो थर्ड इज परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हेयरिंग ऑफ आइदर हेयर। फोर्थ इज privation of any member or joint, privation of any member or joint, member or joint। ये सारा साइंटिफिक डेफिनेशन है, इसलिए इसमें डॉक्टर्स की रिपोर्ट की हर बार ज़रूरत पड़ेगी। ये इट कैन नॉट सोलली बी ऑन द डन ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल ओपिनियन। इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर चाहिए, इसीलिए एक्सपर्ट विटनेसेस जो हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन जो सेक्शन 45 में है इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो डॉक्टर्स वगैरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ली जाती है। तो ये हो गया प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। एंड देन फिफ्थ इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इन द पावर्स, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। ये भी मेंबर और जॉइंट से ही रिलेटेड है, फिफ्थ। एंड देन सिक्स्थ इज रिलेटेड टू डिसफिगरेशन ऑफ हेड और परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, permanent disfiguration of head or face. Then seventh is fracture of or dislocation of a bone or tooth. Fracture or dislocation किस चीज़ का? of a bone or tooth. फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ। अब चूंकि जज साहब तो देख के नहीं कहेंगे देखो आपकी हड्डी हिली हुई कि नहीं, तो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। देन देयर इज एट्थ थोड़ा ट्रिकी है, लास्ट। ये 8 हो गई ना, इमैस्कुलेशन है, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हेयरिंग ऑफ आइदर आई, privation of any member or joint, destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint, permanent disfiguration of head or face, fracture or dislocation of a bone or tooth, और lastly है any hurt, कोई भी hurt जो फिर इन कैटेगरीज में नहीं आया। जज को थोड़ा पावर दिया गया है कि कोई भी hurt, but any hurt, वो क्या है? any hurt। देखिए ये 8वां जो है ना, ये अपने अंदर 3 कैटेगरीज को समाये हुए है। तो अगर हम लिटरली कहें 7 + 3 10 तरह के हर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर हम कहें टेक्निकली ये सही है, 7 + 3 इसके अंदर ये कोई भी हर्ट आता है। कौन सा हर्ट? विच एंडेजर्स लाइफ। क्या क्या करे? विच एंडेजर्स लाइफ। हम इसको ऐसे करते हैं, ए बी जो मैं लिख रहा हूँ ना, ABC, ये बेयर एक्ट में नहीं है, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें 3 तरह के क्लॉजेज हैं, तीनों को ब्रेक करके समझते हैं। एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, ऐसा या तो वो जिंदगी के लिए मोहलिक जानलेवा साबित हो जाए, जान का खतरा हो, ज़रूरी नहीं इंसान मरे मगर जानलेवा हो, और जानलेवा हो सकता हो। बी दूसरा क्या है उसमें, या वो हो कि वो सफ़रर को जिसको ये किया ये हर्ट, उसको 20 दिन के लिए, और विच causes the sufferer, ये इसको थोड़ा और बेटर फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ये तो मैंने गलत कर दिया, मुझे लगता है ये इस तरह लिखना चाहिए, एनी हर्ट विच। तो इसमें विच के बाद मैं ऐसा कर देता हूँ, ए लिख लेता हूँ, विच एंडेंजर्स लाइफ, या तो ये करे और या फिर कॉजेज द सफरर, जिसको ये हर्ट किया, सफरर फॉर अ स्पैन और फॉर अ स्पेस ऑफ 20 days, for a space causes the sufferer during this span of these 20 days to be, क्या ये ए हो गया, या तो एंडेंजर्ड लाइफ किया, या फिर उसको 20 दिन तक क्या किया, बी टू बी इन सीवियर बॉडीली पेन, सीवियर, ये भी डॉक्टर के ओपिनियन से होगा। पेशेंट खुद आके जज के सामने शिकायत नहीं करेगा, मुझे दर्द हो रहा है साहब, आप मेरे हर्ट को ग्रीवियस डिक्लेयर कर दीजिए, इसमें मेडिकल ओपिनियन।
सीवियर बॉडीली पेन, और यहाँ और डाल देता हूँ अनेबल टू परफॉर्म और फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं बस सिर्फ एक क्लॉज की वजह से सारा बोर्ड पे लिख उतार दिया, बेयर लैंग्वेज। तो ये 8वें में ये 3 तरह के हैं। एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग अ स्पेस ऑफ 20 ओ मैंने 2 लिख दिया है, 20 है, याद रखिएगा, 20 डेज इन सीवियर बॉडीली पेन और अनेबल टू फॉलो। या तो उसको बहुत शदीद दर्द रहा 20 दिन ज़रूरी है, ये मेडिकल डॉक्टर लिखेगा कि 20 दिन तक इसको रेस्ट चाहिए क्योंकि इसको बहुत दर्द होगा, या ये लिख देगा दैट ही विल बी अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स, जो आम काम काज करता था ये वो नहीं कर पाएगा। तो देखिए आप लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा। 320 में इन 8 क्लॉजेज में जो फिट बैठ गया तो ये कहा जाएगा कि ऐसे इंसान के साथ ग्रीवियस हर्ट हो गया। अब वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट कैसे होता है? बिल्कुल वही डेफिनेशन या वैसी डेफिनेशन जो वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट है। वॉलंटरीली देखिए, आपको मैं फिर से याद दिला दूं, मैंने उस टाइम कहा था टाइटल में, इस सेक्शन के टाइटल में इसके नाम में है वॉलंटरीली। अंदर जो है वॉलंटरीली हर्ट में नहीं यूज़ हुआ था। हर्ट के टाइम क्योंकि अगर अंदर यूज़ करता हर्ट के टाइम वॉलंटरीली तो फिर उस पर ऑब्लिगेशन होती थर्ड मेंस रिया को लेकर के, यानी इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। मगर यहाँ वॉलंटरीली यूज़ हुआ पाएंगे आप 322 में। ग्रीवियस हर्ट कैसे कॉज किया? वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब पनिशमेंट चूंकि इसकी है, अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे ऐसे फंसाने के लिए, तुम बताओ हर्ट की क्या पनिशमेंट है, देखिए अगर आप टेक्निकली और बुकिशली करेक्ट होना चाहते हैं, यू आंसर हिम कि कॉजिंग हर्ट की कोई पनिशमेंट नहीं है आईपीसी में, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट की है। इसी तरह कोई कहे आपसे कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की क्या पनिशमेंट है, बोले इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन है, फिर पनिशेबल जो है वो है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। देखिए अपने बेयर एक्ट्स की तरफ, whoever voluntarily causes hurt कॉज किया इसने, पहला इसेंशियल किससे लिखूं, इसलिए फर्स्ट इसेंशियल है voluntarily causes hurt। तो इसमें तीनों इंग्रेडिएंट सेक्शन 39 के लगेंगे, that he causes that hurt intentionally or with the knowledge that he is likely to cause that hurt or with the reason to believe कि उसको hurt हो सकता है, इसीलिए वर्ड voluntary यूज हो गया है। And then if that hurt which he intends to cause or knows it to be likely to be grievous hurt, और दूसरा उसको मेंस रिया, ये तो एक्टस रियस है, उसने हर्ट कॉज किया वॉलंटरीली। दूसरा है उसका दैट ही आइदर नोज, उसको नॉलेज है या इंटेंशन है, बस इन दो मेंस रियाज का कि ये जो हर्ट है ये ग्रीवियस है। एंड तीसरा फिर रिजल्ट, मैंने आपसे कहा था तीसरी चीज़ है रिजल्ट आना चाहिए कि ये हर्ट सच में जो इसको इन्फ्लिक्ट हो गया ये ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए, ग्रीवियस हर्ट हो। देखिए आप कॉम्प्लेक्स लगेगी डेफिनेशन, मैं आपको इस पे गौर करा के समझाता हूँ, फिर हम बेयर लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर समझेंगे इसने इस तरह क्यों इनकॉर्पोरेट किया। एक इंसान ने दूसरे को हर्ट किया वॉलंटरीली, या उसको नॉलेज थी या इंटेंशन था या रीज़न टू बिलीव था कि इस मेरे एक्ट से हर्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ वो हर्ट जो है वो उसको नॉलेज थी या इंटेंशन थी कि ये ग्रीवियस हो सकता है या ग्रीवियस हो जाएगा, और सच में वो हर्ट ग्रीवियस हो गया तो कहा जाएगा उसने ग्रीवियस हर्ट किया। समझ में आ रहा है? मैंने पिछले में भी आपसे यही कहा था कि मिठाई का चोर की डेफिनेशन याद करिए, मिठाई चोर किसे कहा जाएगा। इसी तरह देखिए बेयर लैंग्वेज पे, whoever voluntarily causes hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous in nature, it is said that voluntarily he has caused hurt। अब इसमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। इसका एक एक्सप्लेनेशन, इस सेक्शन का एक इलस्ट्रेशन है। एक्सप्लेनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है, इस पे बेस्ड कभी आप पकड़े जाएंगे।
एक्सप्लेनेशन कहता है कि ग्रीवियस हर्ट वॉलंटरली तभी कॉज हो सकता है जब एक इंसान को इंटेंशन या नॉलेज था और सच में फिर ग्रीवियस हर्ट हो गया। यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि कब कहा जाएगा एक इंसान ने कोई चीज़ यानी खाई, ठीक है, मिसाल के तो एक चीज़ छिपाई हुई है उसको खाई, जब उस चीज़ को उसने खाया और यानी उसको इस इरादे से खाया कि या इस नॉलेज से कि वो खाने से वो ज़ाया हो जाएगी या गायब हो जाएगी, और फिर सच में खा लिया। यानी किसी भी एक्ट को कंप्लीट होने के लिए ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है। इसमें इफ़ेक्ट ज़रूरी है कि एक इंटेंशन और नॉलेज सिर्फ उसको गिल्टी नहीं बनाएगा, ये है समझना कि सिर्फ उसको इंटेंशन या नॉलेज गिल्टी नहीं बनाएगा। मिसाल के तौर पर इससे हम समझेंगे अभी। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है अभी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि एक इंसान तब तक वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल नहीं होगा जब तक कि वो ग्रीवियस हर्ट कॉज न करे और फिर उसके साथ साथ उसको इंटेंशन या नॉलेज भी था कि वो ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। एक ग्रीवियस हर्ट यानी एक्ट हो जाए, एक्ट प्लस या तो नॉलेज था या इंटेंशन था, ये होना ज़रूरी है, वरना नहीं कहा जाएगा कि इसका एक्ट ग्रीवियस हर्ट है। मिसाल के तौर पर ए ने बी को कॉज किया, ग्रीवियस हर्ट करना चाहा, हाँ, ग्रीवियस हर्ट का नॉलेज या इंटेंशन था ग्रीवियस हर्ट करने का और हो गया हर्ट, तो क्या कहा जाएगा? हर्ट ही हो गया, ऑब्वियसली हर्ट ही हो गया, बिकॉज रिजल्ट ज़रूरी है। अब देखिए, अच्छा ठीक है, ये हर्ट करना चाह रहा था, मिसाल के तौर पर ए है और बी है, बॉडीली पेन, डिजीज़ और इन्फर्मिटी। इन ऑर्डर या विद द इंटेंशन और नॉलेज कि इसको बॉडीली पेन हो जाए, ए ने बी को लाफा मारा, चांटा मारा, और जिस जगह मारा, कमर पे मारा मुक्का हल्का सा, वहाँ एक फूड़ा था जो इन्फेक्शन में ट्रांसफॉर्म होकर के इन 8 में से एक इंग्रेडिएंट में किसी नेचर का बन गया वो हर्ट। तो बताइए, ये करना चाह रहा था हर्ट और हो गया ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, और नॉलेज इंटेंशन था नहीं, तो ये इसीलिए एक्सप्लेनेशन जोड़ा कि इसको ग्रीवियस हर्ट नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अब अगर किसी से डॉक्टर कहे कि साहब तुम रोटी मत खाना या तुम्हें आटा नहीं खाना है, तो वो ये कहेगा मैंने डबल रोटी नहीं खाई, मैंने नान खा लिया या मैंने कुछ और खा लिया, तो इसीलिए माना कि आपको परहेज सारी चीज़ों से था। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक किस्म का 8 में से एक किस्म का ग्रीवियस हर्ट करना चाह रहा था, दूसरे किस्म का हो गया तो वो कहेगा मैंने नहीं किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। रिजल्ट का ज़रूरी है, स्पेसिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। यानी ग्रीवियस हर्ट कॉज करना चाह रहा था और ग्रीवियस हर्ट ही हो गया। अब रिजल्ट अलग अलग भी हो सकता है विद इन द इफेक्ट। मिसाल के तौर पर वो चाह रहा था, मतलब उसने चांटा मारा और उसने चाहा कि साहब टूथ जो है डिसलोकेशन ऑफ टूथ हो जाए या कुछ हो जाए वैसा, और हो गया फ्रैक्चर या हो गया डिसफिगरेशन ऑफ फेस, है ना, तो उसमें कहा जाएगा ग्रीवियस हर्ट हो गया। आप अपने एक्सप्लेनेशन को आगे मज़ीद देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा मैं क्यों ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा हूँ। दैट पर्सन इज सेड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट इफ intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind. ऐसे हाल में हमेशा उसको लायबल पाया जाएगा अगर उसने एक किस्म का ग्रीवियस हर्ट कॉज करना चाहा और दूसरे किस्म का ग्रीवियस हर्ट हो गया। ये दिस कंप्लीट्स, ये दोनों चीज़ें जो है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट करता है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के पार्ट को, कि हमने जो डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। बाकी पनिशमेंट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। वॉलंटरी अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया सेक्शन 325 में वो लायबल होगा। 325 इसको पनिशेबल देता है, सब्जेक्ट टू याद होगा आपको 335, क्योंकि 335 में उसमें मिटिगेटिंग फैक्टर है। अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ है तो तब तो पनिशमेंट कम होगी, यानी 4 साल और या फाइन 2000 रुपये। वरना इस हालत में अगर उसको यानी ऑर्डिनरीली 325 में कन्विक्ट हो गया तो पनिशमेंट है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और फाइन भी। मैंने आपको उस टाइम में बोला था इसमें 7 years प्लस फाइन है, ऑप्शन प्लस माइनस नहीं है, प्लस है, हमेशा फाइन लगेगा। और अगर डेंजरस वेपन्स और मीन से किया हुआ है अगेन तो फिर
पनिशमेंट उसको कितनी होगी, उसको पनिशमेंट होगी 10 साल तक और फाइन, या वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। यस, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, मैं पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। 326 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स है और फाइन। और अगर उसको बेनिफिट मिला, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंडर ये किया हुआ था, जैसे 336, अगर इसका बेनिफिट मिल गया तो पनिशमेंट कम हो जाएगी। मैंने पहले बताया आपको, पनिशमेंट ऐसे केस में कितनी हो जाएगी, 4 साल। पनिशमेंट ऐसे केस में 4 साल हो जाएगी। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है, ब्रीफली उसको डिस्कस करके ख़त्म कर देते हैं। वो है एसिड अटैक। एसिड अटैक के 2 प्रोविजंस हैं। वैसे इस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ने 354 जो है बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए। ये एक जेंडर बेस्ड लेजिस्लेशन आया 2013 में वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, और फिर क्योंकि निर्भया केस के बाद ये आया तो इसने 354 जो आप जानते हैं वोयरिज्म स्टॉकिंग वाले प्रोविजंस ABCD ऐड हो गया उसमें। और इसी तरह 376 में रेप के प्रोविजंस में थोड़ा अमेंडमेंट हो गया। ये हमारा अभी सब्जेक्ट नहीं है और अभी पढ़ना है नहीं उस चीज़ को, लेकिन बस रेफ़र कर दे रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। जो अभी पढ़ना है वो एसिड अटैक से रिलेटेड है। एसिड अटैक से रिलेटेड 326A और 326B ऐड हो गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में। अब एसिड अटैक क्योंकि बहुत कंट्री पे बढ़ रहे थे तो उसको फिर मैंने इसको कर्व करने के लिए ये लेजिस्लेशन आया। और सिर्फ ये एक ऐसा क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं है, क्रिमिनल लॉ लेजिस्लेशन नहीं है, ये इट मस्ट बी अपलॉडेड फॉर बीइंग लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन, ये बेस्ड है कॉम्पेंसेटरी जूरिस्प्रूडेंस पे, कॉम्पेंसेटरी जूरिस्प्रूडेंस पे। यानी कि अगर जिसे मैं अभी समझाऊंगा, या जिसे हम कहते हैं विक्टिमोलॉजी, यानी पीनोलॉजी कहती है कि साहब हर जुर्म की सज़ा दे देनी चाहिए। तो पीनोलॉजिस्ट ने आज तक यही किया, क्राइम्स को डिफ़ाइन कर दिया, उसके इंग्रेडिएंट्स ले डाउन किए, फिर पनिशमेंट्स भी बात की, इतनी देनी चाहिए, इतनी देनी चाहिए पनिशमेंट। लेकिन मसला ये है जो विक्टिम है उसको क्या मिला? एक इंसान के साथ ग्रीवियस हर्ट हो गया, उसका हाथ कट गया, उसको क्या मिला? अगर इसको पनिशमेंट मिल गई अक्यूज्ड को, इसे तो कुछ नहीं मिला। तो वो रिहैबिलिटेशन उसका होना ज़रूरी है ना, उसको कंपनसेट कर देना ज़रूरी है। और इस पे बेस्ड जूरिस्प्रूडेंस बहुत सारे नेशंस में इवॉल्व हो रही है, और ये जूरिस्प्रूडेंस क्रिमिनल लॉ में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, रेमेडियल है, रेमेडियल नहीं रिहैबिलिटेटिंग है बल्कि। तो इसलिए ऐसी लेजिस्लेशन है ये। मैं ये क्यों ये बात बता रहा हूँ क्योंकि 326A में जब आप फ़ाइन का क्लॉज पढ़ेंगे, जो फ़ाइन लगता है एक अक्यूज्ड पे अटैक, एसिड अटैक के लिए, उसमें क्लॉज में जुड़ा हुआ है 326A के कि दैट फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल। ये इतना जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। ये ज़रूरी है, और यही आपको 376 में भी मिलेगा अमेंडमेंट से जो आया हुआ है। दैट फाइन, ये जो फ़ाइन है ये काफ़ी होना चाहिए। अब पहले फ़ाइन्स के बारे में ये होता था स्टेट रख लेती थी अपने पास पैसा जुर्माने की सूरत में, लेकिन इसमें सीधे उसको दे दिया विक्टिम को। और इतना नहीं, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। ट्रीटमेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस दोनों के लिए कहा। तो लेजिस्लेशन बहुत अप्रिसिएटिंग है। ऑल्दो इसमें बहुत सारी जजमेंट, इसमें मकबूल की जजमेंट है, मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। उसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट्स को मेमोरेंडम भेजा कि आप, और ये डायरेक्शंस भेजे कि आप इसमें एक बाकायदा ले डाउन करिए कि कितना आप कंपनसेट किया करेंगे विक्टिम्स के लिए, इनके लिए फ़ंड क्रिएट करिए या कुछ। तो मैकेनिज़्म अभी तक पैची है, कंप्लाइंस बहुत पुअर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 326A से। देखिए 326A जो है ये चूँकि बाद में बाय वे ऑफ अमेंडमेंट आया है, तो इसमें जो एक जजमेंट थी मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, इसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ की जजमेंट है वो, और उसमें जज साहब ने कुछ ग्राउंड्स को रिकग्नाइज़ किया
प्रोबेबली 7 हैं वो ग्राउंड्स जिसमें जज ने कहा कि इन 7, अभी जजमेंट पे जाएंगे, पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन को, क्योंकि उस पे जाने में अभी टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो एसिड अटैक में हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड किसे कहेंगे? तो क्या एसिड में सिर्फ केमिकल या सिंथेटिक एसिड्स आते हैं? नहीं, आपको इसमें समझना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन 1 जो है 326B की जो एक्सप्लेनेशन 1 है, इन ए वे वो एसिड वर्ड को क्वालिफाई करती है, डिफाइन तो नहीं करती है, इन द सेंस दैट एसिड इंक्लूड्स। जब इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो एसिड में तो बजाते खुद वो सारी चीज़ें आ गई जिन्हें साइंटिफिकली एसिड कहा जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें भी इसमें बशमूल एसिड के और भी है, एनी सब्सटेंस विच हैज़ एसिडिक और कोरोसिव कैरेक्टर, जिसमें एसिड्स तो हैं ही हैं, जिसमें एसिडिक और कोरोसिव कैरेक्टर है। कोरोसिव किसी चीज़ को ख़त्म कर देने, या उसमें ये इस्तेदा सलाहियत है कि वो किसी चीज़ को ख़त्म कर दे, झुलसा दे, या उसमें तेज़ाबियत की सिफत मौजूद हो, वैसी कोई चीज़ हो, वो भी एसिड की डेफिनेशन में आ जाएगा। या इसमें नेचर हो, बर्निंग, ये आज पेन भागे जा रहे हैं, बर्निंग नेचर हो, तो इन तीनों सूरतों में उसको कहा जाएगा कि ये भी एसिड है, आइदर इट्स एसिडिक और इट्स कोरोसिव और उसका बर्निंग नेचर है, या ऐसी कोई बॉडीली इंजरी हो जो स्कार्स करे या डिसफिगरमेंट करे, वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, लीडिंग टू स्कार्स और डिसफिगरमेंट, टेम्परेरी और परमानेंट, जब जो भी हो टेम्परेरी और परमानेंट, ये डिसेबल कर देगी इंसान को। फिर से बता रहा हूँ, एसिड की डेफिनेशन में इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो भी चीज़ एसिड के अलावा आता है वो सारी चीज़ें जो एसिडिक हो या कोरोसिव हो या बर्निंग नेचर का हो, या जो स्कार्स या डिसफिगरमेंट कॉज करे, या टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबिलिटी में डाल दे उसको, टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी में डाल दे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इनको गिन लें, 1 2 3 4 5, रादर और 5 चीज़ें एसिड के अलावा 5 टाइप्स की चीज़ें एसिड में आ सकती हैं। एनी सब्सटेंस जो एसिडिक हो सकती है, कोरोसिव या बर्निंग नेचर, या काजिंग स्कार्स और डिसफिगरमेंट, या टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी, ये याद रखिएगा। और जो मैं बता रहा था आपको, एक्सप्लेनेशन 2 वही प्रोवाइड कर रहा है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था कि 326A जो अभी हम पढ़ेंगे उसके लिए अगर परमानेंट और पार्शियल डिफॉर्मिटी है उसमें इरिवर्सिबल होना ज़रूरी नहीं है, यानी अगर ज़रूरी नहीं है कि लाइलाज हो, उसका इलाज हो सकता है। अब वापस चलते हैं 326A की तरफ, फिर हम इन दोनों में समझेंगे डिस्टिंक्शन क्या है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि अभी इस पर लॉ ज़्यादा ले डाउन नहीं किया गया। अगर ये मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट नहीं आती, बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी थी इन दोनों में, बिकॉज कहीं नहीं बोला कि एक सेक्शन कमीशन को पनिश करता है, दूसरा अटेम्प्ट को पनिश करता है। लेकिन ड्राफ्टिंग से जब आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि 320, चलिए अब इसी से लिखते हैं, 326A जो है ये कमीशन को पनिश करता है, और 326B जो है ये अटेम्प्ट को पनिश करता है। अटेम्प्ट, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप 326A को जब पढ़ेंगे तो ये शुरू ही होता है इससे whoever causes, तो इसमें इफेक्ट जो है, क्योंकि इसमें कमीशन कंप्लीट कब हो गए तो नहीं बताया जा सकता, इसमें रिजल्ट पे गया है। ये इसकी ड्राफ्टिंग है रिजल्ट ओरिएंटेड, नॉट मोडस ओरिएंटेड, कि अक्यूज क्या करना चाहिए। नहीं, अक्यूज के एक्ट से अगर डिफॉर्मिटी हो गई पार्शियल या परमानेंट, अब हम इन सारे ग्राउंड्स को, जो 7 ग्राउंड्स रिकॉग्नाइज किए गए, पहले एक बेयर रीडिंग लगा लीजिए आप। whoever causes deformity, partial or permanent, or burns or maims or disfigures or disables by throwing of acid or administering acid to that person, तो फिर इससे कहा जाएगा कि उसने एसिड अटैक किया और उसकी पनिशमेंट आगे है। तो कितने मोड्स हैं? 7 मोड्स हैं आई थिंक, देख लीजिए। हम इन सारे मोड्स को जमा कर लेते हैं। डिफॉर्मिटी,
एक तो डिफॉर्मिटी कॉज करे, परमानेंट और पार्शियल। डिफॉर्मिटी हो डिफॉर्मिटी हो, या फिर परमानेंट या पार्शियल डैमेज हो, या बर्न्स हो, 1 2 3 बर्न्स हो, या 4th मेंस, 5th डिसफिगर्स, और 6th डिसेबल्स। 6 ही है, मुझे लगता है 7 होनी चाहिए थी क्योंकि जजमेंट में वहाँ 7 गिनवाया था। अब फिर से देख लेते हैं। whoever causes partial और permanent damage, partial और permanent damage, और deformity, और burns, और maims, और disfigures, और disables any part of the body of person, or causes grievous hurt। yes, 7वां यही था, or causes grievous hurt। ठीक है, by throwing acid और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, वो आप समझ सकते हैं। तो इसमें 2 मोड्स हैं, थ्रोइंग ऑफ एसिड और एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ एसिड। ये ज़रूरी नहीं है कि एसिड जो है फेंका ही जाए, एडमिनिस्टर भी किया जा सकता है। और इसमें एक केस आप पढ़ेंगे, बड़ा हॉरिबल केस है जिसमें एडमिनिस्टर किया हस्बैंड ने वाइफ पे एसिड इन ए वेरी ग्रूसम मैनर। तो इनमें से किसी भी मोड से एसिड जो है वो एडमिनिस्टर किया या थ्रो किया तो फिर उसको पनिशमेंट क्या होगी, ये भी बिल्कुल उसी तरह सोशल एक्सिजेंसी पे बेस्ड एक लेजिस्लेशन है। जैसे मैंने आपसे कहा था डॉवरी डेथ, तो इसमें भी पनिशमेंट उसी की तरह है। जैसे उसमें लिखा था कि शेल नॉट बी लेस देन 7 years, इसी में इसमें भी ऐसे है, नॉट लेस देन 10 years। 10 साल से कम तो सज़ा है ही नहीं इस सेक्शन के लिए, 326A के लिए बता रहा हूँ। अभी हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं, आप कहीं मिसलीड मत होइएगा। नॉट लेस देन 10 years, इसी सेक्शन में इसकी पनिशमेंट भी दी हुई है, और ये एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और फाइन तो होगा ही होगा, वो मैंने पहले ही बताया आपको कि वो इट शुड बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड, ऑफ द विक्टिम की उसके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए वो काफ़ी होना चाहिए। तो ये 26A है। ऐसा लग रहा है बेयर लैंग्वेज से कि ये कमीशन को पनिश कर रहा है, बिकॉज इसमें अटेम्प्ट वगैरह वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो 326B जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको दिखेगा whoever थ्रोज और अटेम्प्ट्स टू थ्रो, तो मेयर थ्रोइंग और अटेम्प्ट इसमें पनिशेबल हो जाता है। और फिर उन्हीं मोड से जिससे ये हो सकता है, और इंटेंशन उसका कॉज करने का यही है। मेंजरिया होना ज़रूरी है, पहले सेक्शन में भी मेंजरिया ज़रूरी है 326A में। और इनमें से इन मोड्स में से आइदर ही थ्रोज यानी उसने फेंका और मिस हो गया, और अटेम्प्ट्स इनमें से दोनों में से किया 326B। इसीलिए मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यही कहा था कि अगरचे टाइटल से बज़ाहिर लग नहीं रहा है, क्योंकि दोनों में ऐसा बोला है कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड, और उससे पहले वाले को भी यही बोला है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड। तो लग तो नहीं रहा है, बट अंदर जाकर के हमें मालूम चल रहा है, कुरियन जोसेफ साहब ने कहा कि अंदर जाके ये लग रहा है कि पहला कमीशन को पनिश कर रहा है, और ये दूसरा प्रोविजन अटेम्प्ट को पनिश कर रहा है। और फिर पनिशमेंट जो है, लेवल ऑफ पनिशमेंट जो है, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये अटेम्प्ट का ही पनिशमेंट है। इसमें भी यही है, शेल नॉट बी लेस देन, इसमें भी नॉट लेस देन 5 years, लेस देन 5 years, ये 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो कि हो सकती है आगे मैक्सिमम एक्सटेंडेबल टू which may extendable to 7 years। थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग के लिए ये 7 साल के लिए हो सकता है। बाकी एसिड की डेफिनेशन हो गई, ये हो गया। अब चलिए कुछ केस लॉज को ब्रीफली जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक तो इसमें 2 तरह की जजमेंट्स आप देखेंगे। एक तो 2013 में, चूँकि ये लॉ ही आया है, बड़ा रिसेंट है, एक तो उससे पहले की जजमेंट्स हैं, वो भी एक आध देखना ज़रूरी है, बिकॉज
उससे पहले लॉ क्या एप्लीकेबल था, कैसे लॉ इन चीज़ों को डील करता था, वो समझेंगे। और एक उसके बाद की जजमेंट्स हैं। तो पुरानी जजमेंट्स है, मैं अब आप ये सोच के हैरान हो जाएंगे 2013 में ये आया इंडिया में ये लेजिस्लेशन, और वो भी सोशल अपराइजिंग और उसके बाद। बट बांग्लादेश जैसी बैकवर्ड नेशन में ये 2002 में ही आया हुआ है लेजिस्लेशन, जिसमें एसिड अटैक, ऑल्दो ये सोशल एक्सीजेंसीज और पॉलिसीज़ पे बनती हैं। मगर जो मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और लक्ष्मी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि रेगुलेशन ऑफ एसिड, यानी कोई भी ख़रीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, उसमें एसिड कैसे स्टेट के अंदर सर्कुलेट होगा, उसको लेकर गाइडलाइन ज़रूरी थी, पहले नहीं थी, तो वो गाइडलाइंस उसमें दी गई। तो पहले इसमें जो जजमेंट है वो है मारेपल्ली नागेश की, मारेपल्ली कुछ जजमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा लिंक के, तो फिर उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मारेपल्ली नागेश वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, ये बहुत ही ग्रूसम जजमेंट है, सॉरी फैक्ट्स हैं इस केस के। अब मैं क्या बताऊं आपको। देयर वाज अ हस्बैंड एंड ही वाज सस्पेक्टिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ द वाइफ, और देन बाय वे ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एसिड इन अ वेरी इनह्यूमन एंड डस्टार्डली मैनर, जिसको मेंशन भी नहीं कर सकता मैं, आप केस लॉज में देख लीजिएगा। तो he used an acid known as mercury chloride, probably mercury chloride शायद ही था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। क्लोराइड, mercury chloride एसिड यूज़ किया। इट इज़ केस ऑफ 2002। तो फिर he was punished under 302 read with 302 and 307 के लिए चार्ज हुआ। एंड इसी तरह चूँकि लैंडमार्क केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो एक केस हो गया। अब इसके बाद के दो लैंडमार्क केसेस हम ले लेते हैं, बल्कि एक और मुझे याद आ रहा है, वो एक तो है लक्ष्मी का, ये बड़ा फेमस है, जो आइकनिक पिक्चर बन गई इस एसिड लॉ के कैंपेनिंग में। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ये 2015 का केस है, ये 14 का है। इसमें आप जानते हैं कि ये बड़ी फेमस थी इस मामले में, बिकॉज शी चैम्पेंड दिस कॉज ऑफ एसिड अटैक। और आई रिमेंबर कि ये सत्यमेव जयते के एक शो में भी आई थी आमिर खान के साथ। तो इस केस में पटिशन फाइल किया गया लक्ष्मी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। ऑल्दो इसका वो सब हो चुका था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये गाइडलाइंस इशू करके जो कंपनसेशन है इनका, क्योंकि इसको कंपनसेशन मिला नहीं था स्टेट की तरफ से पहले, उनको लेकर गाइडलाइंस दे दी। और उनका कंप्लाइंस तो हो नहीं गया, लेकिन ये कहा कि एटलीस्ट 3 लाख रुपीज़ एट द उस टाइम के चार्जेस के हिसाब से, मेडिकल कॉस्ट के हिसाब से दे देना चाहिए अक्यूज़्ड को। और रिहैबिलिटेशन उसका नज़र में होना चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं सिर्फ कि वो सही हो गई, हो सकता है मतलब उसको फॉर एग्जांपल रिहैबिलिटेशन इज़ मोर दैन द ट्रीटमेंट तो ये है कि बस वो डिफॉर्मिटी वगैरह क्योर की गई। दूसरा है रिहैबिलिटेशन, उसकी शादी या उसका घर अगर उस चीज़ से या सोशली उसको ऑस्ट्रेसाइज किया गया या कोई और चीज़ सफ़र की, उसको भी नज़र में रखना चाहिए गवर्नमेंट को। देन एक और जजमेंट है परिवर्तन केंद्र यूनियन ऑफ इंडिया की, वो परिवर्तन केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर ही गाइडलाइंस दी इसी तरह के, फिर से गाइडलाइंस इशू की गई। बट थोड़ा इस बार कंप्लाइंस रेट बढ़ गया स्टेट्स की तरफ से, क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर से पैसा निकालना गवर्नमेंट्स को अच्छा लगता नहीं है, और फिर कोर्ट की डायरेक्शन पे तो वैसे ही अजीब लगता है इनको। तो लेकिन दोबारा स्टेंशली कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया, और इसमें कोर्ट ने कहा कि इनको कोई ऐसा फंड क्रिएट करना चाहिए और इनकी रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन के लिए जो है इसमें डायरेक्शंस आई। 2015 की जजमेंट है ये। देन वी हैव द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018, मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जजमेंट तो आप ज़रूर पढ़िएगा, 2018 कोरियन जोसेफ की है। इसमें ये एक इशू आ गया अमंग अदर इश्यूज़ जो कोर्ट के सामने था कि इसमें जो 6 कैटेगरीज लिखे हुए हैं जो होना चाहिए, जो हमने गिना दिए कि क्या क्या होना चाहिए,
मेम्स है, डिसफिगर्स है और डिफॉर्मिटी है, बर्न्स है, इसी तरह डैमेज है पार्शियल और परमानेंट। फिर सातवीं है ग्रीवियस हर्ट कॉज हो। अब यहाँ पे क्योंकि ग्रीवियस हर्ट है सातवां, तो इसमें कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये अराइज हो गया कि क्या ये फिर वही ग्रीवियस हर्ट है जो इसेंशियल सेटिस्फाई होने चाहिए जो डिफाइन की गई 320 में, और अगर वो नहीं है यानी कि वो कैटेगरी जो 8 हमने गिना दी है, तो फिर तो कहा जाएगा एसिड अटैक हुआ नहीं। तो कोर्ट ने ये इसमें ऑब्जर्व किया कि जो पहले 6 कैटेगरीज मेंशन किए गए जो हमने अभी जिक्र किया इसी सेक्शन में 326A में, उनको देख के ये लग रहा है ये अलग से ग्रीवियस हर्ट लाना वर्ड नहीं था टेक्निकली, ये उन्हीं तरह की इंजरीज की बात हो रही है और इसके लिए वो इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं है कि हम तब कहेंगे ये एसिड अटैक हो गया। तो आप इस जजमेंट को भी देख लीजिए। दिस कंक्लूड्स द पार्ट ऑफ हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम।